वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट 2 लेकर आए हैं जो इंग्लिश पे रहने वाला है। आप सबको पता होगा हमने इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था जो कि सभी जितने भी पोस्ट हैं स्पेशली VLW, GKPSI, FAA तीनों एग्ज़ाम में इंग्लिश का सिलेबस मेंशन है। हालांकि मार्क्स अलग अलग हैं वहाँ पर, लेकिन सिलेबस जो है आलमोस्ट सिमिलर है। तो सभी एस्पिरेंट जो तीनों एग्ज़ाम में किसी की भी तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश को हमने थोड़ी सी जो है इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको कुछ उसमें फ़ायदा हो। और मॉक टेस्ट की बात करें तो आज हमने एक्चुअल में ये मॉक टेस्ट का मकसद था कि आपको देखें कि आपने जो हमारे लेक्चर्स देखे हैं उससे कुछ सीखा, या उसके अलावा आपने जो प्रैक्टिस की है क्या आप इंग्लिश आपने स्टार्ट की या नहीं की, चेक करने के लिए आपको मैंने एक छोटा सा मॉक टेस्ट लाया है। और उसके साथ स्पेशली मैं आपको बताऊं, आज हम एक JKSSB के एक एग्ज़ाम के 10 क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं जो आपको अभी थोड़ी देर में यहाँ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो इस तरह के क्वेश्चन जो JKSSB FAA के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे, क्योंकि वहाँ 10 ही नंबर की थी इंग्लिश। हालांकि VLW में 20 नंबर की इंग्लिश रखी गई है। और अपना JKPSI में आई थिंक 8 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछे गए थे। कम्युनिकेशन को छोड़ दो, बाकी जो सिंपल इंग्लिश से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 10, 15, 20, 25 इस तरह क्वेश्चन इंग्लिश के आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजेश विजिटेड डैश दिल्ली इन 2012। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जल्दी से आप कर रहे हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल फिल करना है। इसमें द, नो आर्टिकल, AN, एन कौन सा आएगा आप जल्दी से आंसर करें। तो आपको मैंने बता दिया था पहले ही लेक्चर में आर्टिकल के कि जहाँ पर आपको सिटीज़ या किसी स्टेट या किसी कंट्री का नाम आए उसके पीछे कोई भी आर्टिकल द, ए या एन कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? नो आर्टिकल। तो राजेश विजिटेड दिल्ली इन 2012। ओके, ठीक है, तो आपने ये याद रखना। लेकिन अगर आप एड्रेस बता रहे हो तो वहाँ पर मसला अलग होगा। एड्रेस आप बता रहे हो तो आप जब छोटा एड्रेस बताओगे, जैसे आप कहोगे कि आई एम लिविंग किसी एक छोटी जगह पे, कहोगे आई एम लिविंग एट, जैसे कोई को आपने मोहल्ले का नाम लोगे, देन आप बड़ी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लोगे, पहली में आप छोटी जगह पे आप एट लगाओगे और बड़ी जगह पे इन लगाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, आई एम डैश ओल्डेस्ट इन माई फैमिली। तो यहाँ पर भी आर्टिकल का ही यूज़ करना है आपको। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आने वाला है। तो आपको याद आ गया होगा एक रूल, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्रीज लगी हों तो वहाँ जैसे ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आई एम द ओल्डेस्ट इन माई फैमिली। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज अगर यूज़ हो नेक्स्ट में तो पहले उसके द लगेगा। क्वेश्चन 3 है हैव यू फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, आपको क्वेश्चन मैंने आपको एक्चुअल में ऊपर लिखा होगा, ये मैंने शार्ट किया है, आपने ऊपर लिखा होगा कि फिल इन द ब्लैक में या इस तरह से क्या चीज़ भरनी है या किस टाइप का क्वेश्चन है ये। आपको लिखा होगा ऊपर कि भाई इसको जो है एक्टिव है ये, इसको पैसिव में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सिंपली एक्टिव पैसिव का समझाया था। आई होप पहली वीडियो में आप समझ गए। अगर आपने पहली बार देखने में नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखो तो ज़रूर समझ आ जाएगा। आपको मैंने कहा था कि जब आपको क्या हो कि वर्ड, जैसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, अगर कंटिन्यू में हो तो बीइंग देखना। ठीक है, और अगर परफेक्ट में हो यानी हैज़, हैव या हैड लगा हो एक्टिव वॉइस में तो बीन लगेगा। तो आपको रूल वही बताए थे मैंने। यहाँ पर ना ही ये कंटिन्यू में है और ना ही ये अपना परफेक्ट में है, हैज़ हैव नहीं है। ठीक है, बीन तभी आएगा आपका पैसिव में जब आपके एक्टिव में हैव, हैज़ या हैड लगा हो। तो यहाँ पर बीन है, 2 ऑप्शन में ये बाहर निकल गए। ठीक है, 2 ऑप्शन के बाहर निकल गए। और दूसरी बात यहाँ पर हैव है, हैव की जगह वाज कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप कहोगे हैव की जगह हैज़, ये आंसर है। हैज़ क्यों हुआ? क्योंकि हैज़ इसलिए हुआ, हैव यू के पीछे हैव लगता है, हैव यू, यू हैव या हैव यू, है यू के साथ हैव लगता है। लेकिन जब वर्क पीछे आ गया ना, आपने अपने चेंज किया, आपको पता है एक्टिव से पैसिव जब करते हो तो आपका जो पूरा इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप जब पीछे लेकर आते हो तो वर्क अकेला है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, इसलिए हैज़ द वर्क। अगर वर्क्स होता, वर्क्स ऐसा होता तो हैव द वर्क्स आता। ठीक है, हैज़ द वर्क फिनिश्ड बाय यू।
आई होप आपको मैन ट्रिक समझ आ गई। क्वेश्चन में आपके यानी एक्टिव वॉइस में कंटिन्यू नहीं है, यानी कंटिन्यू का मतलब आईएनजी वाला नहीं है। अगर उसके अलावा अगर आपका हैज़ हैव हैड का नहीं है तो आपका आंसर देखो कंटिन्यू होता है। बीइंग देखते ऑप्शन में, बीइंग भी नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ हैव हैड वाला होता तो बीन होता, ठीक है, बीन वाले इसीलिए मैंने काटे, ठीक है। वाज आ नहीं सकता था हैज़ की जगह पे, ये आपको समझ आ गया। आवर पीपल शुड डैश अ लीडर बिफोर ही डैश मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है। आपको यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स सिलेबस में मेंशन है, तो इस तरह के पेयर ऑफ वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपनी कॉमन सेंस ही क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखो यहाँ पर सिलेक्ट और इलेक्ट आएगा या इलेक्ट और सिलेक्ट आएगा या क्या आएगा आप बताओ। पीपल, आवर पीपल शुड इलेक्ट अ लीडर बिफोर ही सिलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनता है। ये तो सिंपली कुछ इंग्लिश के ऐसे हैं जो क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर लेंगे। आगे आपको पेपर में मैं बताऊंगा, जो पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ही वाज सीन डैश टू द स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपको टेंस यूज़ करना है। वर्ब कौन सी टेंस की, वर्ब जो है कौन सा लगेगा, टेंस का ही क्वेश्चन है। तो आपको पहले बता चुका हूँ, जब आपको इज एम आर या वाज वर अगर पीछे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इज एम आर हो, इज एम आर या वाज वर लगा हो, तो आपको अगर टेंस की बात चल रही है तो टेंस में अगर आपको पूछा जाए फिल इन द ब्लैंक्स, तो इज एम आर या वाज वर हो तो टेंस में कंटिन्यू ही लगेगा, कंटिन्यू यानी आईएनजी वाला। तो इसमें और कोई ऑप्शन है आईएनजी वाला नहीं है, तो ये आएगा ही वॉज सीन गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से चीज़ें याद रखनी हैं, ओके। बराक ओबामाज डैश बुक, फिर से अपना पेयर ऑफ वर्ड से आया है प्रोमिस लैंड। बराक ओबामा की जो डैश बुक है प्रोमिस लैंड वाज पब्लिश डैश ईयर। तो आप समझ सकते हो ये कॉमन सेंस ही होगा। बराक ओबामा की जो लास्ट बुक है जिसका नाम है प्रोमिस लैंड वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर, लास्ट नहीं होगा, पहले लेटेस्ट होगा, लास्ट ईयर तो यहाँ होगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर तो आपको ठीक है, लेटेस्ट, ठीक है। बराक ओबामा की जो लेटेस्ट बुक है जिसका नाम ये है प्रोमिस लैंड, ये पब्लिश्ड हुई है लास्ट ईयर, पिछले साल ही, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए रहेगा। तो क्वेश्चन 7, अमित सेड टू हिज फ्रेंड, देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो आप नरेशन है और एक्टिव पैसिव दोनों को अलग अलग कंसेप्ट है, मिक्स नहीं करना। बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको एक स्पीच डायरेक्ट में दी है, अमित सेड टू हिज फ्रेंड, हुर्रे, देखो हुर्रे वाला आ गया, यानी एक्सक्लेम वाला सेंटेंस है। तो एक्सक्लेम, हुर्रे है तो एक्सक्लेम इन जाए या एक्सक्लेम विद जाए होगा, खुशी से जब हुर्रे कहता है बंदा खुशी से। इंडिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक, तो इसका मतलब क्या होगा, अमित एक्सक्लेम इन जाए होगा या एक्सक्लेम विद जाए। तो इसका ऑप्शन एक्सक्लेम इन जाए होगा। इसका मतलब है टोल्ड वाला निकाल दो, आस्क वाला निकाल दो, दो बचे आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते इसमें कोई गलती होगी एक में। इसका है अमित एक्सक्लेम इन जाए दैट इंडिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। तो इसमें क्या है, दैट इंडिया हैड, हुर्रे इंडिया हैज़ वन, ठीक है। तो हैज़ था ना, हैज़ है तो इसमें हैड में चेंज हो जाएगा। तो ये इसमें रखना है याद आपने, ओके। तो ये आपने निकाल लिया, दो ऑप्शन तो पहले ही 50% आपने पहले ही सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब जो है जो बचा हुआ था आपको याद रखना है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हो तो चेंज होता है। ये प्रेजेंट की बात चल रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। शी डैश इन द सन फॉर 1 आवर, तो अब आपको देखो यहाँ पर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है, मोस्टली ये कंटिन्यू आपको लग रहा है, ठीक है। टाइम का भी मेंशन है, इसका मतलब है ये परफेक्ट कंटिन्यू है। परफेक्ट कंटिन्यू में आप सबको पता है बीन भी लगता है, ठीक है। तो हैज़ बीन सिट तो नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यू है, तो हैज़ बीन सिटिंग होगा, यस, ठीक है। खाली सीटिंग नहीं होगा क्योंकि खाली सीटिंग होना होता तो पीछे है एक जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा होता है, इज एम आर में से या फिर अपना वाज वर्ड से लगा होता है। यानी शी है तो वाज लगा होता है या फिर शी के साथ इज लगा होता, इज या वाज। तो ऐसा नहीं है, सीटिंग नहीं है इसलिए, ठीक है। और स्पेशली टाइम का भी साथ में जिक्र है, तो इसका मतलब है शी हैज़ बीन सिटिंग, ठीक है।
इस तरह से ये टेंस सॉल्व करने हैं, आपने प्रैक्टिस से होगा। जितना आप मैंने आपको लेक्चर्स 8 पढ़ाए हैं उससे आपका एक बेस बन जाएगा इंग्लिश पढ़ने का, एक मूड बन जाएगा। आगे आप उसको 10 दिन इंग्लिश को 2-3 दिन में आप लेक्चर्स देख लोगे, उसको समझ लोगे, और बाकी के 8 दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है। गूगल पे जाना है, एक टॉपिक वाइज MCQ सर्च करने हैं, ठीक है। जैसे आपने टॉपिक वाइज, ये कौन सा है आपके, ये पार्ट ऑफ स्पीच यानी क्लासेस पे आपने MCQ सर्च करने हैं। इस तरह से आर्टिकल्स पे, इस तरह से नरेशन पे, तो MCQs प्रैक्टिस करते जाना है। वाइल इट वाज रैनिंग नो बॉडी वेंट आउट, तो मैंने आपको क्लासेस बड़ा ही कॉम्प्लिकेट, मुझे खुद 3 दिन लगे इसकी ट्रिक्स बनाने में और ढूंढने में, आसान करने में। तो आपको मैंने बता दिया जहाँ से WH वाला स्टार्ट हो तो ये आपका, ये पूछा जाएगा आपको क्लास की, ये कौन सा क्लास है। आपको दूसरे वाला सेंटेंस होगा, जैसे नो बॉडी वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। मैंने ट्रिक बताया था, अगर आपके माइंड में व्हाट आ जाए तो आपका होगा आंसर नॉन क्लास है। अगर आपके माइंड में आ जाए विच या विच टाइप ऑफ, कौन सा या कौन सी तरह का, तो आपका आंसर होगा आपका एडजेक्टिव। अगर आपके माइंड में व्हेन, वेयर, व्हाई, तो आपका आंसर होगा एडवर्ब, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो इसका आंसर है आपका वाइल इट वॉज रैनिंग नो बॉडी वेंट आउट। नो बॉडी वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया, ठीक है। तो कोई भी बाहर कब नहीं गया, कहाँ नहीं गया या कब नहीं गया, ये माइंड में आ रहा है। वाटर नहीं आ रहा है, विच भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी बेस पे हमने ये आंसर निकाला, एडवर्ब क्लास है, ठीक है। वीडियोस देखें तो आपको समझ आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इंग्लिश लेक्चर्स 8 ही हैं, 15-20 मिनट के होंगे, तो जो आपको 1-2 दिन में आप क्लियर कर लोगे उसको, ठीक है। तीनों एग्जाम के लिए ये इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं होता कि मैं लेक्चर में आपको पूरी इंग्लिश कर दूं, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। काम आपको करना है, टीचर्स का काम होता है गाइड करना, थोड़ा सा एक बेस बना कर देना। मेरा मकसद ही था आपको जगाना, कहीं आप सोए ना रहो और बाद में एग्ज़ाम आ जाए और आप सर पीटते रहो कि भाई अब क्या होगा, आप कैसे पढ़ें। तो आपका एक मूड बनाना था कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है। तो वो मैं शायद उसमें कुछ हद तक कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मैं देख रहा हूँ कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे जो अभी तक नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई टाइम है अभी, कल ये टाइम चला जाएगा, फिर पछताते रहोगे, इसीलिए तैयारी स्टार्ट कर दो। द बुक्स विच द प्रोफेसर असाइंड वर वेरी एक्सपेंसिव। देखो यहाँ पर आपको देखना है द बुक्स, यहाँ से विच से आपको क्वेश्चन है, ये जो है विच बुक द प्रोफेसर असाइंड वर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये आपका है कौन सा, डिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास की 3 टाइपें होती हैं, तो वो उसकी आपको 3 टाइपें, नॉन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 3 ही टाइपें होती हैं। कुछ क्वेश्चन हमने देखा कहीं पर JKPSI में, जहाँ पर 2 ऑप्शन में प्रीपोजिशनल और वर्ब क्लास दिया हुआ था, तो फ्रेजेस का, तो वो आपको नहीं करना है, 3 ही इसकी मेन टाइप होती है, तो इनमें से ही होगा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, द बुक्स। आप पढ़ोगे द बुक्स तो माइंड में क्या आएगा, शायद आपने वीडियो ना देखी हो तो मुझे आपको ये ट्रिक नहीं समझ आ रही होगी। द बुक्स, आपको मैं कहूँ द बुक्स, आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, कौन सी बुक, विच बुक, विच आएगा ना माइंड में। जब आपके माइंड में विच आ जाए तो एडजेक्टिव क्लास होगा, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास। तो इसका आंसर क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लास। अगर माइंड में व्हाट आ जाए तो नॉन क्लास, अगर माइंड में व्हेन, वेयर एंड व्हाई आ जाए तो आपका एडवर्ब होगा। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन जो आज हमने आपको करवाने थे। अब हम थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं JK SSB की जो FAA का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर प्रीपोजिशन से, बहुत सिंपली आप इसको आंसर कर सकते हो। हाँ, हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें 2 ऑप्शंस में फार एंड अबाउट में रहती है, लेकिन फार इसमें लगेगा। ही इन्फेक्चुएशन डैश द गर्ल लेड हिम एस्ट्रे, तो ही इन्फेक्चुएशन फॉर द गर्ल, ठीक है, गर्ल के लिए। इन्फेक्चुएशन होता है अफेक्शन, लव, मोहब्बत, फॉर द गर्ल, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा फार। आगे चलते ही जो टिक किया आंसर, ये मत देखो, ये किसी ने एग्जाम दिया होगा उसने टिक किए होंगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सुनना। देखो ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपली आपने याद रखना है। इसमें आपको ही सेड टू हिम, तो नरेशन से है, ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो आपको मैं बता दूँ, ध्यान से सुनना, जब प्लीज़ वर्ड यूज़ हुआ हो तो इसके जब आप बनाओगे इनडायरेक्ट स्पीच तो प्लीज़ की जगह रिक्वेस्टेड यूज़ होगा वो वर्ड, ठीक है, टोल्ड वर्ड नहीं होगा। ही सेड टू हिम की जगह अगर प्लीज़ आगे हो तो ही रिक्वेस्टेड हिम आएगा, सेड टू हिम की जगह टोल्ड हिम नहीं आएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड हिम एक ही ऑप्शन में है, तो तीनों बाहर निकल गए, सीधा आंसर निकला है ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर एक और देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, चूज द राइट मॉडल टू विच इन, देखो मॉडल मैंने नहीं करवाया, देखो कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया, एक मॉडल छोड़ा है, साइनोनिम एंटोनिम छोड़ा है, क्योंकि साइनोनिम एंटोनिम और आइडियम फ्रेजेस जो ऐसे टॉपिक हैं जिनके आप एक एक हज़ार भी अगर साइनोनिम एंटोनिम्स पढ़ लो ना, तो फिर भी एग्ज़ाम में वो आएगा जो आपने 1000 में भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो वो अगर लक पे आपको 100 पड़े, आपने कोई आ गया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में आए हुए जब मैंने पीडीएफ्स डाउनलोड की बहुत डिफरेंट सोर्सेज से, तो उनमें सर्च किया, वो वहाँ पर है ही नहीं, हज़ारों में नहीं है वो। तो इसका मतलब फिर इसलिए मैंने नहीं करवाया। ही हैज़ प्रोमिस्ड दैट ही डैश नॉट हार्म यू। ठीक है, इसमें आपने लगाना है मॉडल, तो आप समझ गए होंगे। ही हैज़ प्रॉमिस्ड यू नॉट हार्म यू, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए आप क्या लगाओगे, शैल। ठीक है, ही हैज़ प्रॉमिस्ड दैट ही शैल नॉट हार्म यू। ठीक है, 64 हो गया, 65 कहाँ है आंसर क्वेश्चन, 65 इधर है। तो यहाँ पर आपको पूछा है, शी वॉज वेरी कर्जियस टू लर्न टू स्काई एट 50। तो यहाँ पर लग रहा है कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अगर कभी जब समझ ना आए, कोई भी आपके पास ट्रिक भी नहीं बची, कुछ भी नहीं है किसी कंसेप्ट का, तो उसमें एक आपकी कॉमन सेंस ये लगानी है कि वो जच रहा है कि नहीं। अगर आप कहो टू लर्न टू अ स्काई एट 50 नहीं है, एंड टू एन तो लगेगा ही नहीं। अब आप दो ही ऑप्शन में सोच रहे होंगे, ए और या द, तो यहाँ पर टू अ स्काई नहीं लगता, टू द स्काई भी नहीं लगता, तो इसमें कोई आर्टिकल डेफिनेटली नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये पेयर ऑफ वर्ड से क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी क्वालिटी आप हाई कर लो। इट इज़ नॉट डैश टू डैश नेस्ट इन ईमेल्स टू योर सबऑर्डिनेट। ठीक है, इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। टू राइट लिखना, पहले आता है राइट, RAHI, तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। राइट और राइट क्या आएगा ये आप कर लेते हो। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे आप VLW की बात करें, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 20 नंबर है, उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे छोड़ के सपोज 10 का होगा ना, आप 10 में से 4 आप ऐसे ही कर सकते हो या 5, लेकिन आपको 8 तक पहुँचाना है, 8 या 9 तक। तो उसमें जो 3-4 क्वेश्चन बचते हैं ना, वो आपको, जैसे अभी मैं बता रहा था कुछ क्वेश्चन जिनको आपको ट्रिक्स लगानी है। यहाँ पर क्वेश्चन आया है आइडियम फ्रेज का, देखो इसलिए मैंने नहीं कराया। आप वेट ब्लैंकेट कितना ढूंढोगे आप, वेट ब्लैंकेट, तो यहाँ पर इसके बारे में कोई चर्चा में नहीं करने वाला हूँ। आइडियम फ्रेजेस और साइनोनिम एंटोनियम जो हैं वो आप अपने हिसाब से देख लो, बाकी मैंने सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। देखो इसका क्या आएगा, इट वेरी ऑफन डैश हियर इन अप्रैल। जब वेरी ऑफन, एवरी डे, इस तरह के वर्ड यूज़ हो ना, उसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। प्रेजेंट टेंस हो तो सिंपली आपको रेन्स लगाना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इट वेरी ऑफन रेन्स हियर इन अप्रैल। तो ये था 68। 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 भी आपको मैंने पढ़ा दिया, रीअरेंजमेंट कैसे करनी है सेंटेंसेस की। तो इसमें आपको करना ये होता है कि पहला थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस पर प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाए, कर तो आप लोगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ज़्यादा जल्दी होगा। आपको फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है कि फर्स्ट लाइन कौन सी होगी। देखो दिस बिलोंग्स टू राइजोम ग्रुप, यानी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ये राइजोम ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब पहली लाइन नहीं है। ठीक है, तो ए इज़ द नॉट फर्स्ट लाइन, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन कट हो गया, इसका ABC। यहाँ पर समझा रहे हो मैं क्यों ये स्किप करूँ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है हल्दी आल्सो नोन एज टर्मरिक ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ अ वेरी हेल्थी फूड, ये फर्स्ट लाइन हो सकती है। आगे भी देखते हैं। इन इंडिया हल्दी इज़ वाइडली यूज्ड इन प्रिपरेशन, देखो B और C में से कोई भी हो सकता है। आगे देखते हैं। द ट्रेडिशनल इंडियन थेरेपेटिक सिस्टम यूज दिस हर्ब, यानी कौन सी हर्ब ये नहीं बताया, इसका मतलब ये पहले बताया होगा, तो ये D भी आपका फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। अब B और C में इसका आंसर है। तो बात चल रही है हल्दी आल्सो नोन एज टर्मरिक। ठीक है, इसका मतलब पहला हल्दी वाला है, तो B इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, B इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। B आपका 2 में है, आपका B में भी है और D में भी। ठीक है, तो अब आप B में एक चेक करें, B के बाद D है। ठीक है, B के बाद D जुड़ता है। देखो हल्दी इज़ नोन एज टर्मरिक ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ अ वेरी हेल्थी फूड, द ट्रेडिशनल इंडियन थेरापेटिक सिस्टम यूज दिस हर्ब एक्सटेंसिवली, ये जच रहा है। ठीक है, अगर मैं D को चेक करूं B के साथ A लगा के, यानी अगर मैं कहूं कि इसके बाद वेरी हेल्थी फूड दिस बिलोंग्स टू द राइजोम फैमिली, तो यहाँ से थोड़ा सा क्वाइट जो है डिफ़िकल्ट बन रहा है। दिस
all over the world. It is a very healthy food. This belongs to rhizome group of plants and are actually under the chest of the plant. The traditional Indian therapeutic system use this herb extensively by preparing the medicine in this healthy. तो ये इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आपका लग रहा है कौन सा, डी। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन लग जाए, लेकिन इस तरह का आंसर आपने लगा देना है जब दो में कन्फ्यूजन हो। तो इस पे मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि साइनोनिम एंटोनिम पे कोई बात नहीं करूँगा। ये आप अपने हिसाब से देख लो, 1000 पढ़ते हो या 200 पढ़ते हो या 500। तो बाकी हमने कोशिश की है कि इंग्लिश को आपके लिए आसान किया जाए। तो जी आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो देख सकते हैं जाकर। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं इंग्लिश के अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो आपके सामने है 7051014488। ठीक है, 7051014488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।